35 सालों से माता वैष्णो देवी के पूर्व पुजारी यानी कि वारीदार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जारी है, समय समय पर इसे अलग अलग लोगों द्वारा उठाया गया है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शेर सिंह जी, जो कि वारीदार सेवा समिति के प्रधान रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि ये लड़ाई कैसे जारी हुई और कल बैठक में क्या क्या जो मुद्दे इसके हुए। आपका स्वागत है। पहले तो हम शुरू करेंगे कि दिशा की बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इस मामले को लेकर वार्तालाप से बैठने की बात, उसके बाद कल बैठक में क्या बैठक? जी, मैं पहले आपका और आपके यहाँ पे सहयोगी जो है कैमरामैन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भागीदारों के रिलेटेड जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, मैं बहुत ही हाजमा करता हूँ। ये आगे पीछे की बातें होती हैं, ऐसा नहीं। हम सीधी बात करते हैं और सीधा ही चीज़। ये मुझे नहीं लग रहा कि वो दिशा की मीटिंग में सील किया गया था। मीटिंग जो टेक्नीशियन दे रहे थे ये इसके बाद कोई ना। कल परसों की बात है, मीडिया पे हमने उसमें पढ़ा और उसके बाद ही मुझे किसने इनकार किया कि बार-बार की मीटिंग है। मैंने कहा बार-बार की मीटिंग तो मैं अभी चलती रही है पहले। कहने नहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में। ये फर्स्ट टाइम हो गया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कभी हुई नहीं। तो हमने ये इशू जो टेकअप किया था केस हारने के बाद, यहाँ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर फरुल्ला साहब, उनके समय में हमने इस इशू को टेकअप किया। वहाँ पे उन्होंने साइन नहीं किया, उसका बिल भी आया और वोटिंग है कि उसके बाद दौर शुरू हुआ एजिटेशन। तब से हम एजिटेशन करते आ रहे हैं काफी साल से, और मैं शाना बशाना उस एजिटेशन में चल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग नई पीढ़ी के लोग, जो लोग 35 वर्ष के होंगे या 40 वर्ष के होंगे, 50-60 वर्ष के होंगे, वो बेहतर जानते हैं कि शेर सिंह की कंट्रीब्यूशन क्या है, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है। अनिल गोस्वामी साहब से लेकर आज तक जो जितने सीईओ रहे हैं वो सारे जानते हैं कि शेर सिंह ने क्या कब कब ये इशू टेकअप किया। तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तब से मैंने ये शुरुआत करी थी। और कल का जो एपिसोड हुआ है, कल हमें जब बुलाया गया वहां पे, मैं पहले मेरे साथ जो सहयोगी थे, कुछ लोगों की बहुत होती है, कुछ ऐसी होती है। अब जो नए लोग मेरे साथ आए हैं, यहाँ के लोकल लोग जो बारगार हैं, उन्होंने सारा, हमने सोचा भाई हमें अगर बारगार को बात करने को बुलाया तो हम जाना चाहिए। हमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद हम चले गए डिप्टी कमिश्नर रियासी। 5 बजे के करीब डिप्टी कमिश्नर साहब आए, हम अंदर चले गए। तो उन्होंने बोला कि आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिएगा। पहले मैंने दिया, फिर उसके बाद कुछ लोग हमारे दूसरे जो दूसरी कोई कमेटी है, वो सेल्फ सफाई कमेटी है, उस कमेटी के लोगों ने वहां पे थोड़ा सा अंदर जाके उनको मनाने के लिए, अब देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन पहले देखिए, उनको मनाने को, उनके डीटीसी के चेयरमैन मनाने, भाई आपने इनवाइट किया है डीटीसी चेयरमैन बनाने के, बीडीसी चेयरमैन बनाने के, और कुछ लोग मनाने के, उनको अंदर से बाहर से अंदर लाए। अंदर आने के बाद तो उन्होंने बोला भाई डीसी साहब ने कि 2 लोग तो बोलेंगे बोलेंगे, शेर सिंह जी और एक शांत सिंह, बाकी भी किसी ने बोलना तो आप बोलिए। कोई भी अपना पक्ष रख सकता है, चाहे वो इनवाइटी है चाहे नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल बारीदार हो, वो कोई भी रख सकता है। इतने में क्या होता है कि उन्होंने मुझे बोला कि आप शेर सिंह जी पहले आप शुरुआत करिए, बोलिए आप। तो मैंने अपना कोई मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स में लिया पूरा, मैं हिस्ट्री जो वो मुझे जुबानी था, जिसने स्ट्रगल करी हो ना उसको पूरा याद होता है कि मैंने कब से क्या किया, मैंने कौन कौन से वक्त पे क्या क्या इश्यूज उठाया, क्या क्या नहीं किया है, वो सारा याद। क्योंकि मैंने सच बोलना है, झूठ तो मैंने बोलना ही नहीं। तो वो लोग सामने, उसके बाद कुछ लोग उनको बोला, दूसरे जो पार्टी थी, भाई आप भी बोलिएगा, तो भड़क उठाई थी। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब के समक्ष मैंने ये बात मैंने भी रखी कि जो आपने लिस्ट निकाली थी, उसमें मुझे लगता है मेरे दिमाग के लोग नहीं है,
कोटली के लोग नहीं है, और कुछ सरपंच और पंच वहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये बड़े शॉर्ट नोटिस में होता है, डीसी साहब ने इसको एग्री किया। तो दिशा में माना कि जो हाँ, लिस्ट थी उसमें प्रॉपर बारीदारों की सही जो पूरे सदस्य जो जो चारों बरादरी हैं उनको लगाई। नहीं ऐसा नहीं, डीसी साहब को मुझे लगता है इस बारे में थोड़ा सा इल्म कम होगा, और उनको ये हिदायत होगी, जो भी आप जो कह रहे हैं दिशा मीटिंग में जो भी हुआ है, शायद उनको ये हिदायत होगी ऊपर से कि भाई आप लोगों ने लोगों से मीटिंग करनी है, बारीदारों से वन टू मिलना है, और उसके बाद उनका डिसीजन लेना, उनका पक्ष जानना है क्या, या बारीदारों की डिमांड और उसका पक्ष जानना है क्या करना कहना चाहते हैं उनके जो अपना रोज जैसे स्टेटमेंट या जैसे जो भी अपना प्रोग्रेस होते हैं, उसके लिए उन्होंने मुझे लगता है इसलिए इन्वाइट किया। मगर जो दूसरी जो टीम थी हमारी, उसने विरोध करना शुरू कर दिया, इसमें बारीदार नहीं है जी, इसमें वो नहीं है जी, इसमें फलाना नहीं है। भाई ये पहली मीटिंग, ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग की पहली मीटिंग थी। आज शुरुआत के दिनों में आप शुक्र मनाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे है, एलजी जहाँ पे वो मनोज सिन्हा साहब हैं। सबसे बेहतरीन बात आज ये है कि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो पीएम ऑफिस में बैठे, और मैं सोचता हूँ कि इतना बढ़िया अगर आपको समय मिला है, अगर आपको उन्होंने बुलाया है, उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि उनका विरोध करें। अब विरोध मैंने भी किया विरोध, मैंने कहा कि लिस्ट में ठीक नहीं है, तो उन्होंने एग्री कर लिया कि हमें पता नहीं था, नॉलेज नहीं था इतना कि कौन कौन कमेटी के सदस्य हैं। अब यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता कि किसने वो लिस्ट दी किसने नहीं। तो उसके बाद वो भड़क गई। आपने एक्चुअली क्या था, मुझे जो सोर्सेस पता चला है, उन्होंने कटरा के अंदर जो अपना अशोका बैंक्वेट हॉल में मीटिंग हुई थी, उसी में फैसला ले लिया कि हम जाएंगे नहीं, पहले तो प्रोटेस्ट करेंगे जी, या जाएंगे नहीं जी, हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कुछ लोगों ने कहा नहीं जी हमें चलना चाहिए, जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम वहां जाएंगे, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे वहां पे, और वहां प्रोटेस्ट करके वापस आ जाएंगे, हम बाइकाट करेंगे वहां पे जाके। ये प्री प्लान था। शेफिंग की बारीदार की वजह से है कि चार कम्युनिटी है, कितने परिवार की बारीदार अभी भी अपने जो है काफी बात इसमें कोई दो कल की बैठक से क्या नतीजा निकला? कल की बैठक क्या नतीजा नहीं, वो मैं सोचता हूँ कि शुरुआत का मतलब ये थोड़ी उसी दिन नतीजा नहीं निकला, 35 सालों से नतीजा नहीं निकला है। मैं तो थैंकफुल हूँ सरकार का, मैं थैंकफुल हूँ जितेंद्र सिंह साहब का कि आपने शुरुआत करी है। भाई उस शुरुआत करने के साथ साथ आपने जिन बारगारों को बुलाया है, जहाँ कुछ लोग वहां पे जो बाइकाट उठ के करके चले गए, बाइकाट करके चले गए, उनके जहन में मुझे समझिए पता क्या कौन सी बातें थी। उनको ये सोचना चाहिए अगर हम बुलाया तो हमें सुनना तो चाहिए। तो प्रोटेस्ट करने के बाद देखो आप लोग, आप पिछले उन्होंने प्रोटेस्ट कभी किया ना, प्रोटेस्ट किए हमने, वो तो 15 लोगों का प्रोटेस्ट करके आज सोशल मीडिया पे डाल दिया। प्रोटेस्ट करता था शेर सिंह, प्रोटेस्ट करते हमारे जो स्वर्गीय मास्टर कृष्ण सिंह जी हैं, बलवान सिंह जी थे, मनोहर लाल पंडित जी थे, पंडित हुकुमचंद जी थे, अपना वहाँ के क्या नाम है इसका, भागा सिरला से हमारे अपना गुले क्या नाम का धर्म सिंह जी सरपंच थे, और लोग जो बमाग से हमारे वो बुजुर्ग हो चुके हैं लोग, एक गोपीनाथ जी हमारे थे अपना बमाग से टोट से थे, वो लोग थे, जगन्नाथ जी थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और बड़े सारे लोग, मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता हूँ सबके, मगर उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कहाँ में 3 साल में कौन सा प्रोटेस्ट है आप मुझे बताएं। नहीं जान लगाए कोई तो प्रोटेस्ट करने में आगे मारे नहीं जी, मैं उसका हकदार हूँ। आज ही मैं कोई बात सुन रहा था राजनीति की बात करें, आपके आगे 35 सालों में शेर सिंह ने कभी राजनीति की बात करी? मैंने कभी नहीं कहा मैं राजनीति आ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक के लोगों के चंगुल में फंसा जरूर हूँ, बड़े लोग, पिछले लोगों ने जितने भी हमारे हमें ना मूर्ख बनाने की कोशिश करी, हर बार जब मुद्दा उठता है, जब इलेक्शन आती है तो मुद्दा गर्म हो जाता है। और कुछ लोगों की यहाँ पे जिन्होंने आज बोला कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं प्रेजेंट ही छोड़ दूंगा, भाई आप राजनीति करिए बारीदारों के लिए, आप राजनीति क्यों करें? राजनीति, जब राजनीति शब्द जो आता है ना अपनी कम्युनिटी के लिए, वो चार जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अगर उनकी अगर राजनीतिक बात आती है ना, इट मीन्स के वो सेल्फिश लोग हैं। हमने कभी नहीं करी, हम आज भी कहते हैं। कल भी आपके मीडिया वाले पूछ रहे थे मुझसे, परसों भी पूछ रहे थे, मैंने डंके की चोट पे कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है,
मुझे बारीदारों का काम करना है। बारीदार जो गरीब बारीदार है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो नौजवान लड़के हैं जो आफ्टर 86 के बाद पैदा हुए हैं, आज उनकी उम्र भी 35-40 साल हो गई है, 35-36 साल के हो गए हैं। जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि हमें क्या हक मांगना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग आते हैं, वो बस स्टेटमेंट दी तो हीरो बन गए, वो सोचने वाले यही है सारी जिंदगी। तो इस तरीके के नहीं होता है। जिन लोगों ने स्ट्रगल की होती है वो कभी भी उठ के नहीं आते, वो अपना पक्ष रखते हैं कि इसका कुछ ना कुछ जो सरकार अगर उनकी मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र साहब की जो सोच होगी, उन्होंने डायरेक्शन दिए होंगे डिप्टी कमिश्नर साहब को, हमने अपना वहाँ पे पक्ष रखा। जैसे भी 1995 में बारीदार सेवा समिति द्वारा एक केस किया गया था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि बारीदारों को वहां पे बहाल किया जाए। उसके बाद मैंने सुना है कि बारीदारों द्वारा कहा गया है कि हमें कंपल्सरी चाहिए। ये सही नहीं, ऐसा मूर्ख ही कर सकता है। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो महामूर्ख है। अभी कह सकता है कोई आदमी, इसलिए कि जाते जानो। हाँ, रिहेबिलिटेशन की बात जो रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने क्या कहा था। आज मुजफ्फर बेग साहब जो आप भी जानते होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, शायद मेरे ख्याल से जो प्रेस का आपने सवाल पूछा है वो भी नहीं जानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुजफ्फर बेग क्या है। मुजफ्फर बेग पीडीपी के नेता ही नहीं है, मुजफ्फर बेग सीनियर लॉयर है और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे थे, और वो श्राइन बोर्ड की तरफ से पेश हुए। उन्होंने एक स्कीम लाई थी, तब नरेगा, जो मनरेगा है उसके तहत उन्होंने बोला कि एक रिहेबिलिटेशन की स्कीम लाते हैं बारीदारों के लिए। आप लोग वहां पे जो क्या नाम है इसका, आपके गांव में आप काम देंगे, उसके बदले में आपको दाना देंगे, दाने देंगे आपको, आटा देंगे आपको। वो स्कीम लाई थी उन्होंने। क्या वो स्कीम मंजूर है मेरे बारीदार भाई? आप बात करते हैं, आपको नॉलेज होता नहीं है। आप इतनी सी छोड़ते हैं भाई, नहीं पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने पता नहीं आसमान पकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए हम छोटे थे तो हम देखते थे कि आप इस मुद्दे को उठाते थे। हमने ये भी देखा है कि बस स्टैंड पे शांति प्रदर्शन, लेकिन 2008 के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। क्या कारण रहा कि 2014 में जब मोदी ने बारीदारों की बात की तभी एक्चुअली अब मैं बता दूं, आपने तो माना ना शेर सिंह करता, और मेरे मेरे कुछ लोग जो जिनका जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं, नहीं हम किसी का जिक्र नहीं नहीं कर रहे, नहीं, हम जिक्र नहीं करें। मैं कह रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ इशारा आपका, मगर वो कभी नहीं मानते। नहीं, वो कहते नहीं जी, वो 3 सालों से चल रहा था जी, 3 सालों में हमने ये कर दिया जी, 3 सालों से हमने ये कर दिया जी। क्या खाक किया आपका? डिप्टी कमिश्नर बुलाने मिलने आपको अपना उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, आपने सारा सारा उसमें वो क्या करते हैं कि बना बनाया काम को, जैसे भाई बना के काम उसको, एक पतीले में सब्जी बनाओ और उल्टा कर दो उसको, बनाने के बाद इतनी मेहनत लगी है बनने में, उसको उल्टा कर दो। इस तरीके का आपने काम किया वहां पे। तो इस तरीके की बातें करके क्या आप लोग को मिलेगा शेयर? आप मुझे बताओ, क्या आप जितेंद्र सिंह साहब को, मोदी जी को गाली देंगे, गवर्नर को गाली देंगे, या जो सीओ होंगे उनको गाली देंगे, तो भैया वो आपके ऊपर क्या फूल बरसाएंगे? क्या वो क्या आपको थाली परोस के देंगे, हमारे ये खीर है, ये पूड़ी है, ये फलाना है, ये खाओ आप लोग अपना संघर्ष कमेटी के मेंबरों, ये खाओ? ये ऐसा थोड़ी होता है। आप अपना पक्ष रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपने देखिए। मैं आपको बात क्लियर साहब, जगमोहन साहब के समय में टेबल ऑर्डिनेंस इशू, फारूकुल्ला की सरकार में 88 के अंदर बिल पास हुआ और असेंबली में ही पास हो गया। उन लोगों को ये पता ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है असेंबली का, कोई कानून बनता है, वो उसे इम्प्लीमेंट, आज कहीं देश के अंदर कहीं भी कोई भी रियासत, कोई भी स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती, कोई कानून बनाती है, उसको अख्तियार, टू थर्ड मेजॉरिटी से वो लोग जीत के जो आए आते हैं। आप लोग एमएलए बनने की सोच रहे हैं, आप लोग तो राजनीति करने की सोच रहे हैं, मगर राजनीति करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। भाई मैं अगर एमएलए बन जाता हूँ तो मेरा दायित्व क्या है, मेरा काम क्या है? मुझे पता ही नहीं हो कि मैंने वहां पे जाके करना क्या है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अपना टू थर्ड मेजॉरिटी से सरकार बनती है, उसकी मेजॉरिटी है, और वो कोई कानून बनाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होता है। उसी को हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हार गए। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वहां पे उन्होंने उसके बदले में ये कहा कि नहीं भाई आप लोग ऐसा करें, आपको रोजगार दे देते हैं, आपको पुराने से रिहेबिलिटेशन की बात करें। तो मुझे समझ नहीं आई उन लोगों की, जब कानून बनता है असेंबली के अंदर, तो उसे ये मतलब भाई क्या सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगी? कभी नहीं। किसी भी आपने नुमाइंदगी की है, हमने देखा है
फिर आखिर इनको क्या जरूरत पड़ी कि बारीदार संघर्ष समिति बारीदार संघर्ष समिति इन्होंने नहीं बनाई। बारीदार संघर्ष समिति ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बारीदार संघर्ष समिति बनाई थी बलदेव राज शर्मा जी ने। वो इसलिए बनाई थी क्योंकि शेर सिंह बात नहीं मानते। शेर सिंह कभी भी उनके कहने में चले। शेर सिंह को वो कहते थे हमारे हमें सपोर्ट करो। उन्होंने बनाई बारीदार संघर्ष समिति। संघर्ष समिति बारीदार संघर्ष समिति पहले प्रधान कौन थे? वो अपना संतोख सिंह जी थे पहले प्रधान। विजय सरूनिया थे उनके जनरल सेक्रेटरी। ये 5-10 लोग सारे इन्होंने अलग से कमेटी बनाई। आज वो बारीदार संघर्ष समिति वो कहती है कि मैं प्रधान मैं ही हूँ, 3 सालों से मैं वो कर रहा हूँ। मुझे बताए आप लोग, संतोख सिंह जी कहाँ गए? संतोख सिंह जी क्यों निकाला? प्रधान तो वो बने थे संघर्ष समिति के, उनको क्यों निकाल दिया? आप कहां से आगे प्रधान? क्या इलेक्शन हुआ आपका? आप पूछिए उनसे भी कि आपका आप इलेक्शन इलेक्टेड हो गए आए हैं उसमें, किसने आपको इलेक्ट किया वहां? कल से एक बारीदार सेवा समिति की तरफ से रिस्पांस जो प्रधान उनकी तरफ से क्या वो डेड वुड है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे कटरा के अंदर एक देखिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास करके जो मेरे युवा भाईदार है उनके लिए। मैंने यहाँ पे एक सर्कल करी थी और सारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पे कटरा बस स्टैंड के ऊपर एक प्रदर्शन हुआ था और कटरा पूरा बंद रहा था। उसमें माननीय निर्मल सिंह जी तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और अशोक गोल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सतपाल जी जो उनके तब के प्रेसिडेंट थे, और आजाद शत्रु सिंह साहब जो एमएलसी थे, और एमएलए और एक एमपी भी आए थे। सारे स्टेज पे बैठे मैंने भाषण दिया कि हम पेट्रियट लोग हैं, हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। अगर हम में ये बारीदार चल पड़े वैष्णव तो आप रोक नहीं पाओगे, इसलिए इनका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो वहां पे जो स्पीच करी उन्होंने बोला हम निकलेंगे, कोई बात नहीं, इसका हल निकालेंगे, पक्का करेंगे इसका हल आपके लिए। ये बात तब वहां पे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कही। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, मेरे ही कुछ लोग, जैसे आपने वो मुझे बोला भाई रसपाल सिंह, वो और 2-4 लोग आगे जी, शेर सिंह जी हमें 6 महीने दीजिए, 6 महीने दीजिए हमें, हम इसको मसले को हल करके देंगे, हम इसको कर देंगे। मैं पीछे हट गया, मैंने करिए आप लोग 6 महीने, भाई 6 महीने में करिए। 6 महीने हो गए, अब 2-2.5 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल के भी बाद भी वो नहीं आए। और मैंने क्या किया, 2-2.5 साल मैं वेट करता रहा। मैंने कहा 6 महीने पता नहीं कौन से हो जाएंगे। उनके अंदर वो गदर सिंह जी थे, वो बाहर चले गए, दूसरे लोग तो वो बाहर चले गए, अब वो अकेले पड़े हैं और इलेक्शन नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको, ये कमेटी के 2 साल बाद इलेक्शन होने लगे। क्या यही कारण था कि 2008 से 2014 तक आप साइलेंट थे? इसका बारीदारों की 2008 से 14 तक नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो 3 साल पहले 2008 से कहा मैं रहा हूँ। वो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे स्पीच करी, तब किसने नेतृत्व किया अपना बारीदारों का? मैंने तो जुलूस निकाला था, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा विश्वास है। तब मैंने ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जम्मू जाके। कुछ नेताओं ने मुझे कहने की कोशिश करी कि शेर सिंह जी आप मत करिएगा, आप ये करिएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कह दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि वो हमारे मसले का हल जरूर करेंगे। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू जाके दी और उसी शाम को आके मैंने एक साइलेंट जुलूस, तब की क्योंकि मैंने एक जुलूस निकाला बाजार के अंदर और कम से कम 3 से 4 हजार लोगों की गैदरिंग होगी, और तभी लोगों का एक माइंड बदला। और जो भाजपा के माननीय नंदा जी चौथे या 5वें नंबर पे आने वाले थे, वो पहले नंबर पे आ गए और जीते। अगर आज फिर दोबारा जिला पुलिस की अध्यक्षता में बैठक होती है तो बारीदारों की तरफ से आपकी मुख्य ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। और मैंने जो मांगे उठाई हैं शायद वही हो सकती हैं कि वो सरकार का काम है, हमें उन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेमोरेंडम हमने शुरू से रखा है, जो हमारी प्रिजाइडिंग स्टेट है अपना हिमाचल, वहाँ का भी देख लीजिए, उन मंदिरों में क्या करते हैं, वो क्या कैसे करते हैं, कैसे चला रहे हैं उनको मंदिर, और वहाँ के जो पूर्व बारीदार थे उनको क्या दे रहे हैं, और जो तिरुपति बालाजी वाले मंदिर है वहाँ पे किस सिस्टम जो पुराने लोग थे उनको क्या दे रहे हैं। ये सब बातें मैं करूँगा, तो उसी पैटर्न पे हमें भी यहाँ पे जैसे ये एक सवाल,
अगर बारीदारों के हित के लिए आप दोनों दलों को एक साथ बैठकर बारीदारों की मांगों को रखना पड़ा तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, दूसरा दल जो है वो बाद में बना है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी। आज मुझे स्पॉन्सर्ड जो वो ग्रुप है ना, वो स्पॉन्सर मैं एक तो, क्योंकि उसका उसकी जो बुनियाद जो है ना, वो सेवा भाव से नहीं बनी है, वो पॉलिटिकल एंगल से बनी है। हमारी बारीदार सेवा कमेटी जो है, वो बारीदार सेवा कमेटी जो है वो आ, उसका आधार जो है वो सेवा भाव है। सेवा भाव का मतलब क्या कि पिछले 100-150 सालों से हमारी हमारी सेवा कमेटी बनी भवन पे, उसका जो मतलब था सेवा बारीदारान सेवा कमेटी, तो सेवा करनी। ये है संघर्ष कमेटी, संघर्ष समिति। तो संघर्ष और सेवा में कितना ये थे शेर सिंह जी, जिन्होंने बारीदार संघर्ष समिति सहित बारीदार सेवा कमेटी के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि किस प्रकार समय समय पर जो सेवा समिति है वो अपनी कार्रवाई करती रही है। अगर आगामी दिनों में जरूरत पड़ी तो ये अपनी मांगों को लेकर उचित मंच पे रखेंगे। ये शेर सिंह जी का कहना था। अमित शर्मा, पंजाब केसरी। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से न्योता भेजा गया था वहाँ पे बारीदारों से बात करने के लिए। मैं उसको विस्तार में आपको बताना चाहता हूँ। ये एक चिट्ठी जो थी, मैं आपको मीडिया के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। ये चिट्ठी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकाली गई कि ये बारीदारों के रिप्रेजेंटेटिव जो 9 जहाँ पे शो किए गए हैं, इसको लेकर बारीदार संघर्ष कमेटी को उपस्थित थी कि ये जो लोग हैं इनका नाम आप जानते हो, सर मीडिया में जरा जिन लोगों को इन्होंने बारीदारों का रिप्रेजेंटेटिव शो किया गया वो बारीदारों को रिप्रेजेंट नहीं करते। उसको लेकर हमें आपत्ति थी, जिसको लेकर हमने सोचा चलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमने सम्मान करते हुए हम वहाँ पे जरूर गए थे, लेकिन वहाँ पे हमने अपना विरोध दर्ज करवाया। क्योंकि ये जो लोग हैं ये एक साजिश के तहत वहाँ पे एक लिस्ट निकाली गई ताकि ये लोग वहाँ पे जाकर श्राइन बोर्ड को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को डिफेंड करें, जो कि बारीदारों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसी को एक्सपोज करने के चक्कर में हमने वहां पर जाकर विरोध किया। क्योंकि वहां पे हमने तो पहले तो हम बाहर बैठे थे, फिर डीडीसी चेयरमैन सराज सिंह नागवी, जहाँ डीडीसी मेंबर हमारे पैनल से, जहाँ बाकी वहाँ पे एसीआर साहब और तहसीलदार साहब हमें बुलाने आए, फिर हम अंदर गए। जब हम वहाँ पे बात करने लगे तो हमने डीसी साहब से सबसे पहले ये पूछा कि डीसी साहब हमें ये लिस्ट क्लियर कीजिए कि जो बारीदारों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो आपने शो किए हैं, आपको किसने बताया कि ये बारीदारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी को लेकर हमारी वहां पे बहस शुरू हो गई। डीसी साहब ने ये माना वहां पे हमसे गलती हुई, हम इसको दुरुस्त करेंगे ना सर। इसमें तो 2 कम्युनिटियों को आपने जहाँ पे नहीं बुलाया है, तो हम कैसे यहाँ पे बात करें? क्योंकि ये बात तो अब मीडिया में जो चीजें सामने आ रही है, कुछ चीजें मैं वहां पे क्लियर करना चाहता हूँ कि क्योंकि बारीदारों की चूंकि 4 कम्युनिटी है, द्रोड़ा, समोत्रा, खास और मल्होत्रा, और खास और मल्होत्रा कम्युनिटी से एक भी आदमी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जिसके लिए इन्होंने थोड़ा सा उसको, ये जो लिस्ट है इसमें खास बिरादरी से और मल्होत्रा बिरादरी से एक भी आदमी का नाम नहीं था, और उनका पीआरआई मेंबर भी वहां पे कोई नहीं था, जिसको लेकर हमें आपत्ति थी। क्योंकि हम अगर बात करते हैं बारीदार संघर्ष कमेटी चारों कम्युनिटी को लेकर चल रही है, तो वहां पे एक गलत होता, इसीलिए हमें वहां पे विरोध किया और ये कहा, और डीसी साहब ने माना कि ये हमसे गलती हुई है। मैं कहा सर अगर ऐसी गलती है तो हम आपको बात नहीं, क्योंकि हम ऐसी बात ऐसे माहौल में हम बात नहीं कर सकते, यही वहां पे हमारा हुआ। बात आती है बारीदार। ये मामला पिछले 35 सालों से चल रहा है। आपकी ने भी कहा कि पहले बारीदारों की बात आखिर क्यों कितने बारीदार संघर्ष में थे? देखिए, ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, मैं बताना चाहता हूँ। बारीदार सेवा कमेटी जो थी वो जो बड़ी पुरानी कमेटी और रजिस्टर्ड कमेटी थी, ये भवन में सेवा का काम करती थी। उसके बाद जब टेक ओवर हुआ, टेक ओवर के बाद ये कोर्ट में भी लेके गए, और कोर्ट में मैं जो पूरी आपको विस्तार में जो बताना चाहता हूँ, बारीदार सेवा कमेटी जब बारीदारों का मुद्दा लेकर माननीय हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में हम वहां पे लूज करके हार गए, और इसी कमेटी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और सुप्रीम कोर्ट में वही लायर कर रहे हैं जो हाई कोर्ट में हार रहे हैं, और वही जाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। लोगों को थोड़ा वो भी शक था कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर वहां पे हुआ, ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में क्लियर कट लिखा था, ये जनवरी 16/1995 में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था, उसमें ये कहा था कि श्राइन बोर्ड एक स्कीम फ्रेम करे और जिसमें बारीदारों को रिहैबिलिटेशन किया जाए। लेकिन मार्च में जब दोबारा हियरिंग शुरू होती है, जिसमें श्राइन बोर्ड की तरफ से जवाब जाना था, या बारीदारों की तरफ से वहां बताया जाना था कि श्राइन बोर्ड ने क्या किया है, तो हमारा ही वकील जो सेवा कमेटी ने वकील किया था, वही वहां पे जाकर कह रहा है कि बारीदार रिहैबिलिटेशन नहीं चाहते, वो कंपनसेशन चाहते हैं। तो वहां पे ही हम लूज कर गए थे, क्योंकि जब
वो चाहता, हमारा वकील वहां पे कह रहा है कि हम बहाल नहीं होना चाहते, हम वहां पे कंपनसेशन चाहते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, सेवा कमेटी ने यही एक बहुत बड़ा वहां पे धोखा दिया और सेवा कमेटी आज तक उसको क्लियर नहीं कर सकी कि वो क्या कारण रहे, क्यों आपके लॉयर ने वहां पे ऐसा बोला, और क्यों आज तक सेवा कमेटी ये जो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, क्यों सेवा कमेटी आज तक नहीं बता सकी कि उसका क्या कारण रहा, क्यों ये बारीदारों के साथ ऐसा धोखा हुआ, जब कोर्ट हमें ऑर्डर कर रहा है रिहेबिलिटेशन के लिए और हमारा वकील कह रहा है कंपनसेशन के लिए। तो इसके बीच का जो क्या घटनाक्रम रहे हैं, कैसे ये मैनेज हुआ, क्या बात थी, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए थी और जो आज तक नहीं आई है, और बारीदारों को इसको लेकर आपत्ति है। और इसी को जब हमने एक्सपोज करना शुरू किया, हमने सोचा उसको लेकर फिर बाद में बारीदारों के अक्सर रहता था कि सेवा कमेटी की अहदेदारी के चक्कर में, प्रेसिडेंटी के चक्कर में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी और बारीदार समाज ने दुखी होकर, सेवा कमेटी से दुखी होकर बारीदार समाज ने ये एक संघर्ष कमेटी बनाई है जो अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभा रही है। आप सभी मीडिया देख रहे हो, पूरा बारीदार समाज इसको देख रहा हो, बारीदार सारा समाज, हमने हर गांव में जाकर बारीदारों के एक एक गांव में जाकर हमने रेजोल्यूशन डाला हुआ, हम ऐसे नहीं बने हैं, बारीदारों को एक एक गांव में जाकर रेजोल्यूशन डाला, उनसे परमिशन लेके बारीदार सिलेक्शन कमेटी लड़ रही है। आप देख रहे हो, हमने हर प्लेटफॉर्म पे इसको हर श्राइन बोर्ड की गलतियों को, सरकार की गलतियों को एक्सपोज किया। मैं आपको थोड़ी सी एक और हट के बात करना चाहता हूँ। अब 13 तारीख को जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, माननीय बलदेवराज जी जो साहब का विधायक है, उन्होंने वहां पे शेर सिंह जी का नाम वहां पे बोला, जो तो उनका एक्स प्रेसिडेंट बारीदार सेवा कमेटी। 15 तारीख को इंटरव्यू में शेर सिंह जी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बारीदार सेवा कमेटी। एक ही रात में कल एक लेटर जारी हुआ है बारीदार सेवा कमेटी, उसके जो प्रेसिडेंट है रिचपाल सिंह, ये कौन है और सेवा बारीदार सेवा कमेटी का प्रधान कौन है? सर इसी पे मैं आऊंगा कि 13 तारीख को शेर सिंह जी वहां पे कह रहे हैं कि वो एक्स प्रेसिडेंट थे, फिर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट थे। 15 तारीख को वो एज ए प्रेसिडेंट डीसी ऑफिस में जा रहे हैं। 15 तारीख को ये चिट्ठी निकली, ये मेरे पास है, ये पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे सारे वायरल है। ये चिट्ठी में रिचपाल सिंह जी अपने आप को प्रेसिडेंट बारीदार सेवा कमेटी शो कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शेर सिंह जी, रिचपाल सिंह जी, ये क्लियर कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट बारीदारों सेवा कमेटी का है कौन, और इसी लड़ाई के चक्कर में बारीदारों का मुद्दा कहीं ना कहीं दबता जा रहा था। ये अपने लीडरी के चक्कर में बारीदारों का मसला पीछे रहता था। इसी से दुखी होकर बारीदारों ने ये संघर्ष कमेटी बनाई है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कल जो लोग वहां पे गए थे, करनैल सिंह जी, वहां पे नरेश जी या दूसरे, ये तो इन्हीं लोगों ने वहां पे करनैल सिंह जी होटल में एक वहां पे जब आनंद फानंद में एक अनाउंस किया गया कि रिचपाल सिंह जी को प्रेसिडेंट, वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा बना। मैं कह रहा हूँ वो लोग रिचपाल सिंह जी के साथ थे, आज वो शेर सिंह जी के साथ हैं। ये जब उनको रिचपाल की तरफ का ध्यान रखना है। देखिए ये एक बहुत बड़ी एक साजिश थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको लेकर इन्होंने बड़ी बार जहाँ पे बहसें हुई हैं। ये एक छोटा मोटा जहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। जब जहाँ पे ये सारी चीजें चलने लगी, तो ये अपना 2015 में 2016 में 23 अक्टूबर 2016 में रिचपाल सिंह जी को वहां पे करनैल सिंह जी और उनकी टीम ने वहां पे उनको प्रधान मुक्त कर दिया, और उसी के लेकर दोबारा लड़ाई शुरू हुई। शेर सिंह जी शेर सभा में बैठे थे, वो करनैल सिंह जी बैठे थे, और फिर लड़ाई शुरू हुई। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि शेर सिंह जी प्रेसिडेंट है सेवा कमेटी के या रिचपाल जी प्रेसिडेंट है सेवा कमेटी के। उसी से बारीदार दुखी था और उसी ने जो संघर्ष कमेटी बनाई है, और संघर्ष कमेटी 2014 से लेकर आज तक ये फाइट कर रही है। अभी ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि ये जो लड़ाई है पीछे भी बारीदारों के मुद्दे पे जुबान की लगी है, और आने वाले दिनों में भी इसका जो प्रभाव है वो आंसू फैक्ट्री से कर सकता है। देखिए बारीदार सब यूनाइट है, चंद लोग जो है ये साजिश कर रहे हैं बारीदारों को डिवाइड करने की और बारीदारों के मसले को कहीं ना कहीं कमजोर करने की। बारीदार समाज इससे कुछ फर्क नहीं करता, क्योंकि बारीदार समाज यूनाइट है और सारे बारीदार एक है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दे को हाईलाइट करेंगे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ेंगे। अब रही बात जहाँ तक बारीदारों की डिमांड्स की, मैंने जब वहाँ पे डीसी साहब ने बात कहा, मैंने कहा डीसी साहब यहाँ पे माहौल नहीं है ठीक, जिस तरीके से आपने इन्वाइट किया हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आधे लोग तो यहाँ पे पहुंचे नहीं। लेकिन फिर भी डिमांड की बात है, तो बारीदारों की क्या आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को आज तक बारीदारों की डिमांड पता नहीं, तो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे क्या बोला? अगर बीजेपी वहां पे क्रेडिट ले रही थी कि जैसे हमारे माननीय सत शर्मा जी या अशोक गोल जी ने जब बारीदारों से मिले, तो उन्होंने कहा था कि हम बारीदारों को बिल असेंबली में लाएंगे, वो ड्राफ्ट हुआ, फिर उस ड्राफ्ट बिल में क्या था। तो ये इनको सारी डिमांड रहती है, लेकिन रोज कोई नया लेकर आ जाते हैं जिससे कि बारीदारों को साल 1.5 साल के लिए और दोबारा से फिर किया जाए, बैक लाया जाए। तो ये चीजें हो रही हैं। कल जैसे सूचना ने बताया
अगर तरीके से बात होती है। अगर इसी तरीके से करेंगे तो फिर बारीदार बात होगी। एक इंटरव्यू के दौरान क्षेत्र के गांव के बात और उन्हीं की उन्हीं को लेकर आप आगे चलें वो आज उनसे जो से किधर बोल रहे हैं क्या इनको देखिए ये शेर सिंह जी का पर्सनल हुआ है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं शेर सिंह जी के साथ चलता था एज ए वो प्रेजेंट समझ कर और मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ा था। अगर वो मुझे ड्राइवर बोल रहे हैं तो वो क्लियर कर देंगे कि मुझे उन्होंने सैलरी दी है तो दी है तो नहीं तो दे देंगे, अगर बताया नहीं जाता है। मैं एज ए उनका बारीदारों का प्रेजेंट मान के उनके साथ चलता था, मैं कभी उनका ड्राइवर नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर वो मान रहे हैं तो कम से कम मुझे सैलरी दे दें, चलो वो बात है। शेर सिंह जी आज अगर मेरे लिए ये बोल रहे हैं तो जो लोग कल उनके साथ पीछे बैठे थे उनको वो भी जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, कल उनको भी ये कुछ बोल सकते हैं। ये शेर सिंह की अपनी सोच है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं मैं उनकी इस बात में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेर सिंह जी आप बारीदारों को साथ दीजिए कि बारीदार सेवा कमेटी में आप 16 साल 15 या 16 साल आप बारीदारों की सेवा कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हो। उन 16 सालों में बारीदारों के लिए आपने क्या किया, एक एक बात का हिसाब दीजिए। कोर्ट में क्यों हारे इसका हिसाब दीजिए, जो वकील का कोर्ट हाई कोर्ट में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी वही कर रहे हो उसकी बात कीजिए। और बारीदार खासकर आप बारीदारों के प्रेसिडेंट रहे और बारीदार प्रेसिडेंट होने के नाते बारीदारों की अक्सर लड़ाई श्राइन बोर्ड से रहती है। श्राइन बोर्ड के जितने भी सीईओ थे आपके वो आप उनको भाई मानते हो, भाई बन गए वो सारे, वो क्या कारण रहा। श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो है उनसे आपके अच्छे रिलेशन रहे। गवर्नर जगमोहन जो थे श्राइन बोर्ड का सब मतलब बारीदारों का सबसे बड़े दुश्मन गवर्नर जगमोहन जो वो शेर सिंह जी के बड़े खास रहे। और शेर सिंह जी ने इलेक्शन में उनका जो एमपी इलेक्शन में दिल्ली से लड़ी वहां पे उन्होंने प्रचार भी किया। कल डीसी साहब की मीटिंग में शेर सिंह जी ने कहा कि मैं जब गोस्वामी जी को मिलने वहां पे गया तो गोस्वामी साहब ने मुझे ये कहा, शेर सिंह जी आप अभी भी गोस्वामी जी से मिल रहे हो, वो गोस्वामी जिसने वहां पे टाका डाला और बारीदारों का कत्ल किया जिस गोस्वामी ने, उससे आज भी आप मिल रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि श्राइन बोर्ड जो है बारीदारों का सबसे बड़ा दुश्मन है और उनके सीईओ उनके चेयरमैन उनसे आपकी अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वहां मीटिंग में आप उन्होंने कहा कि परसों मैं चेयरमैन श्राइन बोर्ड से मिलकर आया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोग अब सब समझ चुके हैं आपकी ये सारी साजिश ऐसा नहीं चलेगा। शेर सिंह जी अगर रातों रात एक्स प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने तो उसका एक बड़ा कारण है श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी प्रपोज हुई है वो ये बिल्कुल हो ऐसा ही सभी लोग समझ आ रही है। अभी अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन होता है क्या बारीदारों की तरफ से आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ने की कोई बात नहीं करूंगा। बारीदार समाज जो है बिल्कुल इलेक्शन की बात नहीं करेगा। बारीदार समाज डिसाइड करेगा वहां पे बैठ के कि हमने अभी इलेक्शन की बात करनी है। जब इलेक्शन की बात आएगी बारीदारों को भी हक है, हम भी जमहूरी सिस्टम में रहते हैं। अगर हमें वोट डालने का हक है तो इलेक्शन लड़ने का भी हक है। बारीदार समाज में से कोई इलेक्शन लड़ भी सकता है, किसी को लड़वा भी सकता है, वो तो तब डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर भाजपा को सरकार को हमारी जरूरत है वोटों की जरूरत है तो कम से कम वो हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले हल करे और इस किस्म की साजिश ना देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ शेर सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बारीदार संघर्ष कमेटी क्या है मैं नहीं जानता और कौन है जी मैं बिल्कुल नहीं जानता। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बारीदार संघर्ष कमेटी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमने सड़कों से लेकर हाईकोर्ट तक अगर आज कोर्ट में पिटीशन दायर की है तो वो बारीदार संघर्ष कमेटी ने की है और उसको पूरे नेशनल मीडिया ने कवर किया। और सबसे बड़ी बात है कि बारीदार संघर्ष कमेटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेर सिंह जी मेंबर है और आज भी उन्होंने उसमें अपनी एक न्यूज डाली हुई है। आज भी आप बारीदार संघर्ष कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, बिल्कुल मेंबर हैं। और मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं जानते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ शेर सिंह जी ये कौन आप कमेंट भी उसमें करते हो, उसमें अपनी न्यूज भी डालते हो तो आप कह रहे हो कि मैं बारीदार संघर्ष कमेटी को नहीं जानता। ये तो वही बता सकते हैं क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं। अगला सवाल मेरे पास रहेगा काफी जनसंख्या और काफी समय भाजपा सेवा समिति के साथ जुड़े भाजपा समिति के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या सच्चाई क्या है कि आखिरकार इन दोनों गुटों में लड़ाई क्या है? जान बता दी 30 अगस्त 1986 को माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान पर टेक ओवर हुआ था। जिस दिन टेक ओवर रात को टेक ओवर हुआ था तो उस दिन मेरी ही बारी शामिल थी और ये मैं ही गुफा के अंदर डटा हुआ था। तो 1986 से लेकर आज तक 2022 तक में आज जनरल सेक्रेटरी पहले सेवा कमेटी भाजपा के साथ जनरल सेक्रेटरी रहा 1986 से 2014 तक 2008 तक। 1986 से 2008 तक सेवा कमेटी भागीदार ही
जो ड्यूटी संविधान देती गई है। जो भी जद्दोजहद थी, जो भी स्ट्रगल थी, मैं भी उनके साथ सालों-साल काम करता रहा। लेकिन उसमें जितनी भी जद्दोजहद थी, लेकिन आखिर 1900 2008 को सेवा कमेटी वालेदार ने हाथ खड़े कर दिए, कितनी स्ट्रगल करनी थी कर दिए। उसके बाद 2008 से 2014 तक बिल्कुल हमारा वालेदारों का मसला ठप रहा, कोई भी वालेदारों का नामो निशान नहीं रहा। उसके बाद जब सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, तो हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बलदेव राज शर्मा एमएलए थे बीजेपी के। तो उस वक्त लोगों में थोड़ी जागृत हुई कि अब हमारे एमएलए भी बीजेपी के हैं और सेंटर में सरकार भी बीजेपी की है, तो अब हम दोबारा इस मसले को जागृत करें तो हमारा कुछ हो सकता है। तो उस वक्त में मुझे ही और शेरशाह को किसी ने ये कहा, मुझे ही कहा आप दोबारा आगे आए और दोबारा इस मसले को उजागर करें, तो हो सकता है कि वालेदारों को कुछ हो सके। तो फिर मैंने दोबारा 2014 में हमने एक दिल्ली में एक मीटिंग की थी, वहाँ पहले हम सिर्फ 7-8 बातदारी वहाँ हाजिर हुए थे। वहाँ हमने फैसला किया सबसे पहले हम जो मीटिंग करेंगे सरला में करेंगे, क्योंकि जितनी जितनी भी एजुकेशन हुई उसमें सरला के जो वाक़ियात थे वो पूरा ताबड़ देते थे। तो पहली मीटिंग हमने वहाँ सरला में ही की। उन्होंने कहा आप फील्ड में आए और आप ही कुछ वालिदारों को अपने साथ लेकर चलें। लेकिन मैं साफ तौर पर ये कहूँगा कि उस वक्त जितने भी वालिदार थे उन्होंने साफ कहा कि आपको 6 से आप अपने साथ नहीं लेना होगा, अगर चलना है तो अपने आप चले। फिर हमने एक संघर्ष कमेटी क्या कारण था कि शेरशाह जी को वालिदारों के रात से बाहर करना पड़ जाता? वो भारीदार भाइयों को उन पर यकीन नहीं था, जो जितनी भी उन्हें जद्दोजहद थी उनको यकीन नहीं था। हर गांव के वालिदारों ने यही कहा आप चले और मैं हम आपके साथ चलेंगे। तो उसके बाद हमने भी सेवा वालिदार संघर्ष कमेटी निजाम में लाई। उसके बाद 2014 से अब 2022 तक हमारी वालिदार संघर्ष कमेटी ही काम कर रही है और बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। 2 सालों से हमारे साथ फिर हमने पहले हमारे जो प्रेसिडेंट वालिदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो संजोग सिंह थे। अब 2-3 साल से हमारे साथ श्याम सिंह जी हैं और जब से श्याम सिंह जी हमारी संघर्ष कमेटी में एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तो उस वक्त से हमारी जो संघर्ष कमेटी है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रही है और जो भी मीडिया में हाईलाइट की है वो श्याम सिंह जी ने की है।